मित्रता की डोर मजबूत हुई। शालीन अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उसके घर में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। शालिनी के पिता दयानाथ जी तो उसकी लड़की की बजाय लड़का ही मानते थे। कहते थे बहुत लाड़ प्यार से लड़का या लड़की अच्छे होती है। पर शालिनी इसी उद्देश्य अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहती थी। वह अपना होशअभ्यास नियमित करती थी। मन लगातार पढ़ती थी। इस कारण वह हर साल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होती थी। शालिनी के पिता मध्यम वर्ग से थे। सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। इस कारण वे शालिनी को किसी उच्च श्रेणी के पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के आशावादी थे। अतः उन्होंने शालिनी को समझाते हुए कहा, बेटी, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी मन लगाकर परिश्रम पूर्वक पढ़ाई में नियमित रहते तो वह प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी से भी आगे निकल सकते हैं। शालिनी के घर की थोड़ी दूर अफसरों के सरकारी मकान में नरेंद्र रहा था। नरेंद्र भी अपने पिता का लड़का बेटा था। अफसर का लड़का होने के कारण नरेंद्र को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी शहर के एक अच्छे से पब्लिक स्कूल में भर्ती करवाया गया था। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण शालिनी और नरेंद्र में मित्रता हो गई। दोनों के स्कूल अलग अलग दिशाओं में होने के कारण दोनों छुट्टी के बाद ही मिलते और खेलते रहते थे। दोनों एक बार दूसरे के घर आना जाना बना रहता था। दोनों एक दूसरे के परिवार में घुल मिल गए थे। जाओ शालिनी और नरेंद्र ऊंची कक्षा में आगे बढ़ते गए। त्यों पढ़ाई के बोझ से उसका मिलना जुलना कम हो गया था। तबकि शालिनी ने अनुमान लगाया, शायद ऊंची कक्षा में पढ़ने के कारण नरेंद्र के मन में पब्लिक स्कूल की अन्य विद्यार्थियों की तरह विभावना तो घर नहीं कर गई कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी निम्न श्रेष्ठ कहते हैं। एक दिन शालिनी को अपनी छुट्टी के बाद नरेंद्र से मिलकर अपनी सत्यता परखने की निश्चय किया। वह नरेंद्र के घर पहुंच गई। उसको देखते ही नरेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी सद्भाव को देखकर शालिनी ने अपने मन की बात मन में ही रखी। कुछ देर व्यतीत कर वो अपने घर आ गई। लेकिन उसके मन में कई शंका उथल मचा रही थी। शालिनी ने अपना मन हल्का करने के लिए अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, नरेंद्र आजकल मुझसे बात नहीं करता और न ही वह कभी इधर आता है। क्या वह भी अपने आप को पब्लिक स्कूल पढ़ाई करने के कारण उच्च श्रेष्ठ का मानने लगा है? क्योंकि वह अफसर का लड़का है और मैं एक अध्यापक की बेटी हूँ। शालिनी की शंका दूर करते हुए दीननाथ ने कहा, ऐसी बात नहीं है। यह
ऊंचे नीचे की भावना तो अंग्रेजी की अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहलाती है कि लेकिन प्राचीन की थी। अब तो हम स्वतंत्र हैं। तभी 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए जिला स्तरीय वाद विरोध प्रतियोगिता के लिए ई-चैपल प्रतियोगिता को अपनी प्रतिष्ठा देने की सूचना नगर के सभी स्कूल में प्रचारित की गई। शालिनी को इसकी जानकारी हुई। उसके यहाँ भी पता लग गया। नरेंद्र हिंदी के पक्ष के बोलने की बजाय विपक्ष में बोले। उसी नरेंद्र की अंग्रेजी प्रेम पर बड़ा क्षोभ हुआ था। उसने भी अपना नाम हिंदी में पक्ष के बोलने के लिए लिखा दिया। 14 दिसंबर का दिन संजय समय नगर में नेहरू सभागार में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर के सभी स्कूल के विद्यार्थी, अध्यापक, प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल के सदस्य, जिला कलेक्टर, आमंत्रित अतिथियों से पूरा सभागार भर गया। विशेष अतिथि के स्वागत एवं माल्यार्पण की रस्म के बाद संयोजक ने प्रतियोगिता में नियम आदि की जानकारी दी। फिर हिंदी के विपक्ष में बोलने वाले प्रतियोगिता के नाम पढ़े गए। तत्पश्चात् प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। एक बार कई प्रतियोगियों के हिंदी ने पक्ष और विपक्ष में अपने अपने विचार रखे। अतः में केवल 2 ही प्रतियोगी बच गए। उसमें शालिनी और नरेंद्र दोनों ही थे। जब शालिनी का नाम पुकारा गया तो वह अपने पिता का आशीर्वाद लेकर मंच पर गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। शालिनी ने मंच पर बैठे हुए मुख्य अतिथि आदि को सधृढ़ नमस्कार किया। फिर सभागार में बैठे हुए लोगों को अनुवाद दिया। तत्पश्चात् शालिनी के बोले प्रभाव किया। उसके बाद की मुख्य बातें स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय गणराज्य को एक सूत्र में बांधने के लिए राजकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर किसी एक भारतीय भाषा को स्थान देना। इसके लिए हिंदी सबसे श्रेष्ठ एवं उपयुक्त भाषा के रूप में माना हुआ। बात भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के साथ ही राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। इसलिए देवनागरी होने ही प्रमुख विशेषता थी। हिंदी को स्वीकृत करने के लिए भी भारत सरकार के प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों के अतिरिक्त हिंदी दिवस के रूप में एक सशक्त प्रयास करने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाने के निश्चित किया। इसी दिन हिंदी का अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए लोग के प्रत्येक साल करना था। अनुहित भाषियों को हिंदी सीखने के लिए आकर्षित करने के लिए विविध पुरस्कार इत्यादि देना। हिंदी देश के हर कोने में बोली जाती है। यह स्वयं देशीय भाषा है। इसकी अन्य विशेषताओं में एक यह भी है कि जो अच्छा लिख जाएगा उसी ध्यान आवश्यक उच्च का उच्चारण भी वैसा ही होगा। अंग्रेजी में ऐसा होता है। इसी तरह
हिंदी में जो अक्षर लिखे जाते हैं उनका उच्चारण उस शब्द के देवांग के अनुसार होता है, किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है कि शालिनी ने अपने तरफ से हिंदी और अंग्रेजी के कई शब्दों को उदाहरण देकर संश्लेषित किया। अपने पक्ष का सम्मान शालिनी ने नियम कथा से किया। ज्ञान बुद्धि के लिए अंग्रेजी सहित अन्य विशेष भाषाओं को खींचना में बुरा नहीं मानते, किंतु अपनी मातृभाषा को प्रथम स्थान देते हुए लोकतंत्र की सफलता, राष्ट्र की उन्नति और देश की साहित्यों एवं संस्कृतियों अखंडता के लिए सर्वमान्य देशी भाषा हिंदी के अतिरिक्त कोई भी भाषा नहीं हो सकती है। हिंदी जिसका मूल श्रेष्ठ है, संस्कृत भाषा जिसका अन्य प्रादेशिक भाषाओं से निकट का संबंध है, सर्वमान्य राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रखना हम सब परमर्श कर्तव्य है। अपनी बात पूरी कर शालिनी ने नमस्कार कर उसके पक्ष को सुनकर के लिए सबका आभार व्यक्त किया। तालियों की गड़गड़ाहट से सारा सभागार गूंज उठा। शालिनी ने देखा नरेंद्र और उसके पापाजी भी बड़े प्रसन्न होकर तालियां बजा रहे थे। शालिनी को अति संतोष हुआ कि उसने रात दिन एक कर वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए जो तैयारी थी उसकी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बिना झिझकते प्रस्तुत किया। उसके हाथ हिलाकर सबका आशीर्वाद दिया। तब सहयोगियों ने अत्यंत प्रयोग नरेंद्र का नाम पुकारा। मंच पर जाकर नरेंद्र ने सबको नमस्कार किया। तब उनकी हिंदी की विपक्ष के बोले प्रभाव किया। आपने पक्षी के समधायक को जो भी मुख बताए नरेंद्र ने कहे वे विभिन्न थे। अंग्रेजी वर्ष में भारत की राजकीय भाषा होने के राष्ट्रभाषा का स्थान भी लिए हुए थे। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है रूप में संपूर्ण विषय से संपर्क सूचित जोड़ने में सहायक होती है, जबकि हिंदी नहीं। अंग्रेजी की इसी विशेषताओं के कारण भारत सरकार ने राज्यकाज में अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में महत्व दिया। अंग्रेजी भाषा की संपूर्ण स्थान पाए हुए है, जबकि हिंदी के नाम पर उनके ही देश में आंदोलन होते रहे हैं। अंग्रेजी वैज्ञानिक तकनीकों एवं परिभाषाओं शब्दों की प्रचुरता है, जबकि हिंदी ऐसा है नहीं। इस कारण हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। आज भी अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा में गिना जाता है। अतः अंग्रेजी भाषा की राजकीय भाषा के साथ राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य होना चाहिए और हिंदी को सहायक भाषा के रूप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी ही राष्ट्र का ही नहीं व्यक्तियों और विशेष को एक सूचित में बना रखने की समस्त है। इतना कहकर नरेंद्र ने अपनी बात समाप्त की। पूरे सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। शालिनी ने भी खेल भावनाओं का परिचय देते हुए तालियां बजाई। नरेंद्र
ने शालिनी को विषण्ण मुद्रा से देखा। उसे संतोष हुए कि शालिनी ने उसी पक्ष को सहायक। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद संयोजक के मंडलक का निर्माण पढ़कर सुना। शालिनी ने हिंदी के पक्ष में अपना पक्ष बढ़ाने की प्रतिभाशालिनी तारीख की विभिन्न उदाहरण देख प्रस्तुत किया। उसके हर पक्ष को कुछ अतः मंडलक शालिनी को प्रथम पुरस्कार के लिए उपयुक्त समझता है। नरेंद्र के विपक्ष की भूमिका बड़ी ही उच्च तारीख के निर्वाह किया, किंतु राष्ट्र प्रेम के कवि के साथ भी शालिनी द्वारा कहे गए उदाहरण को नकारने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं कह गए। इससे यह सिद्ध होता है कि अंग्रेजी की तुलना हिंदी सरल, सुविधाओं और सुगंध होने के कारण राजकीय भाषा का साथ ही राष्ट्रभाषा के लिए सर्वोच्च उपयुक्त भाषा में था। नरेंद्र को तृतीय पुरस्कार के लिए सहमति देते निर्णायकों की घोषणा से प्रसिद्ध हुए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नरेंद्र पहला व्यक्ति था जो शालिनी को अपनी हार्दिक बधाई देने पहुंचा। आचार्य मुस्कुराने की शालिनी को नरेंद्र की बधाई स्वीकार करनी होगी। उसे हार्दिक धन्यवाद दिया। उसकी आंखें नरेंद्र की उपस्थिति के कारण खुशी से नम हो गई। नरेंद्र की नजर बचकर शालिनी ने अपनी आंखों की कोरों को पीछे उनकी मित्रता की डोरी जो ढीली हो गई थी आज हिंदी दिवस में शुभ अवसर पर मजबूत हो गई। शालिनी के मन का सारा मोल धो गया। उधर नरेंद्र भी शालिनी को नम आंखों को कनखियों से देखा दिया था, सो वह भी भाव विभोर हो गए। दोनों संयोजक के आह्वान पर मंच पर गए और अपने अपने पुरस्कार सभागार की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्राप्त किया। मंच पर बैठे सभी लोगों को दोनों के पुरस्कार के लिए बधाई दी। उनके उज्ज्वल विचार भक्तों के लिए शुभकामनाएं। इसी प्रकार हिंदी दिव्य शालिनी और नरेंद्र की यात्रा डोर की मजबूती करने के वरदान सिद्ध हुआ। अब न कोई उज्ज्वल श्रेष्ठ का और न कोई निषाद श्रेष्ठ था, बल्कि दोनों ही एक ही श्रेष्ठ के हो गए थे और वह श्रेष्ठी की विद्यार्थी की चमत्कारी धंधा। विजयलक्ष्मी और जगदीश बिरधार कौर बड़े घनिष्ठ सहयोगी थे। उनकी गहरी मित्रता थी। उनके परिवार में भी जान पहचान कोई। दोनों परिवारों में एक दूसरे से यहाँ आने जाने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे के त्योहार विशेष तौर पर दोनों के परिवार आपस में मिलजुल कर मनाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही सहेलियां हिंदू सिख धर्म का अनुभूति संगम थीं। विजयलक्ष्मी मीरा कन्या विद्यालय की छात्रा थी तो जगबंधु बिरधार खल्लास पब्लिक स्कूल की विजयलक्ष्मी के पास केंद्र सरकार की ऊंची अफसर थे, किंतु जगबंधु के पापा मोटर
मोटा प्रश्न के थोक व्यापारी थे। इतनी तरह दोनों ही परिवार अच्छे खाते पीते मार्ग थे। दोनों परिवार में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। एक दिन की घटना है यह। विजय लक्ष्मी और जगविदास हमेशा की तरह शाम को नहरगढ़ घूमने गए। वहाँ दोनों ने मिलकर चाट पकौड़ी खाए। दोनों ही हमेशा की तरह पार्क के झूले में झूले। बच्चों की बाबा रेलगाड़ी में दोनों में चक्कर लगाया। फिर वे दोनों ही जंतु अलग देने गए। इस तरह भी भर शहर दोनों सहेलियों ने फार्म में खूब आनंद उठाया। फिर वे दोनों ही अपने अपने साइकिल पर घर के लिए रवाना हुईं। तभी उन्होंने देखा पास के ही नहर बाजार में भागदौड़ मची हुई थी। बाजार की सभी दुकानों के शटर धड़-धड़ गिरी जा रही थी। ऐसी भगदड़ भरे माहौल में जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं छुप गया। दोनों के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भगदड़ का क्या कारण हो सकता था, उनकी समझ में नहीं आया। दोनों सहेलियों को डर लगने लगा। उनके घर वहाँ से बहुत दूर थे। दोनों के अपने अपने इष्टदेव को स्मरण किया। तभी उनको सुनाई दिया कि नगर के हिंदुओं के किसी देव स्थान पर संगठन के द्वारा तोड़ फोड़ करने के कारण दोनों संप्रदायों के तगड़ो न हो जाए, इस भाग के कारण भगदड़ मची हुई है। इतना सुनकर दोनों की परेशानी छूटने लगी। वे किसी भी तरह सुरक्षित अपने घर पहुँच जाना चाहती थीं। उनको अब यह भी चिंता सताने लगी कि कहीं उनके घर वाले उनको ढूंढने के लिए घर से बाहर न निकल पड़े। उधर दोनों सहेलियों के घर वाले ने भी देव स्थान पर तोड़-फोड़ का समाचार सुना। जंगल की आग किसी तरह पूरे शहर में फैला दी गई तो दोनों के परिवार में मम्मी, दादी एवं भाई आदि किसी अनहोनी के डर से रोने लगे। वे बार-बार घर के बक्सों को उन्हें ढूंढकर लाने के लिए आग्रह कर रहे थे, पर किसी की भी हिम्मत ऐसे माहौल में घर से बाहर जाने की नहीं हो रही थी। उधर विजय लक्ष्मी के पापा हिम्मत जुटाकर आखिर घर से निकलकर जगविंदर के घर गए। वहाँ उन्होंने देख सबका चिंता के कारण बड़ा बुरा हाल था। उन्होंने नेहरू क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन कर रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी पुलिस से भी नहीं मिल सकी। वे असहाय हो गए। अचानक विजय लक्ष्मी के पापा को अपने चरित्रकारी डरने की याद आई। उन्होंने आंखें बंद करके मन ही मन मंत्रोच्चार किया। उनके दोनों हाथ
आकाश की ओर इस तरह फैले हुए थे मानो कि ऊपर वाले कुछ मार रहते थे। जब अरविंदास के पापा और घर में सभी सदस्य एकगठ देखे जा रहे थे, एक अनेक होने बाद वे देखने के लिए सभी की आंखें उसी ओर लगी हुई थी। सबने देखा एक चमत्कार हुआ। एक डायट हवा में लहराते हुए आया और विजयलक्ष्मी के पापा ने फैलाई हुई हाथों पर टिक गया। तब आँख खोलकर उन्होंने डायट को आदेश दिया और कहा, हे मेरे चमत्कारी डायट, तुम जल्दी से जाओ और हमारी बेटियों को सुरक्षित घर ले आओ। आदेश पाते ही वह चमत्कार डंडा सबको आँखों में झोंक उजाला हो गया। उसके गायब होने ही विजयलक्ष्मी के पापा ने शारदाचार्य को और परिवार के 7 लोग को अभिनिश्चित करने को कहा। उधर विजयलक्ष्मी और जगदेव साइकिल पर बचते घर के रास्ते पर चले जा रहे थे। वे भयभीत भी। तभी उन्होंने देखा 4-5 गुंडे उनके सामने आकर रास्ता रोकने खड़े हुए। क्या कभी दोनों को कोई भी पर उन्हें बचाने का नहीं सूझा रहा था। फिर भी दोनों हिम्मत करके उनकी कलकारी, हट जाओ, हमारे सामने से हमारे घर जाना है। किंतु उनमें से एक होशियार है, आगे बढ़कर उन दोनों की साइकिलें छीन जाए। विजयलक्ष्मी और जयदेव के हाथों को उसने झगड़ने दिया और साइकिल छुड़ाने की कोशिश की। तभी चमत्कार हुआ। चारों के सिर पर सटासट डंडा बरसने लगा। किसी को भी वह चमत्कारी डंडा दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उसने इधर-उधर हाथ फेर मारने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी हथियार से उनकी पिटाई हो रही थी। धुआंधार पिटाई से बेहाल वे चारों अपने जाने बजाय भाग। दोनों सहेलियों ने वह चमत्कार देखा। वे आश्चर्यचकित हो गईं। जब वे चारों गुण जान बचाकर भाग गईं, वे तो दोनों अपनी साइकिलों पर बैठकर अपने घर की ओर आगे बढ़ गईं। लेकिन थोड़ी दूर ही गईं तो इस 10 भारी दगाइयों का हुजूम आया और उसको घेर लिया। दोनों लड़कियों ने फिर उसको ललकारे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ बुजुर्गों ने भी उन दोनों को जाने देने के लिए कहा, किंतु उन समाज कटुओं ने उनकी भी एक ही सुनी, क्योंकि ये असमाजिक तंत्र के थे। सो उन पर बुजुर्गों की बात का कोई असर नहीं पड़ा। तब उनके हाथ ऊपर की ओर उठे और कहा, हे इस बार दोनों लड़कियों की रक्षा करना, उनकी आबरू सुरक्षित रखना। तभी चमत्कार हुआ। उन्होंने देखा सबके सिर, हाथ, पैर और बदन पर जैसे कोई पिटाई कर रहा है। सब पिटाई से अपने आप को बचाने के लिए इधर-उधर हाथ पैर
पटकने रहते थे। वे सब बचाव करते हुए इधर उधर भागने लगे। दोनों सहेलियां सुरक्षित बच गईं। बुजुर्गों ने भी ऊपर वाले का शुक्रियादा किया। इस प्रकार चमत्कारी डंडे के कारण विजयलक्ष्मी और जगदीश बिजलियों सकुल अपने घर पहुंच गईं। दोनों ने समझगठाओं की पिटाई का हाल बताया। जब बिजलियों के पास ने बताया कि वह सब विजयलक्ष्मी के पापा के चमत्कार डंडे का कमाल था। चमत्कारी डंडे ने अपना काम किया और मंत्र के बाल पर हो गया। सभी ने चमत्कार डंडे के कमाल पर आश्चर्य व्यक्त किया। प्रायश्चित महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों ने परीक्षित को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वे हिमालय पर्वत पर अपना शोक जीवन बिताने के लिए चल गए। लेकिन परीक्षित कुछ ही समय राज्य कर पाए, क्योंकि एक नगर के डस लेने की उनकी मृत्यु हो गई। परीक्षित की मृत्यु के बाद उसका लड़का जन्मेजय गद्दी पर बैठा। वह बड़ा पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसकी प्रजा बड़ी खुशी थी। चूंकि उसके पिता परीक्षित की मृत्यु नगर के डायन से हुई थी, इस कारण राजा जन्मेजय ने प्रतिज्ञा की वह नगरवासियों को समूल नष्ट कर डालेगा। वह नगरों की बदला लेने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक बार जन्मेजय शिकार खेलने जंगल में गया। उसने शिकारी को मारने के लिए जैसे ही जन्मेजय ने तीर छोड़ा, लेकिन तीर निशाने चूक गया। वह तीर ध्यान भंग जरत्कारों ऋषियों के लग गया। राजा ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। जरत्कारों ऋषि के प्राण पंखुड़े उठ गए। जन्मेजय ऋषि हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं सूझा। वह दुखी होकर वापस अपनी राजधानी लौट आए। राजा जन्मेजय को अपनी विकृतियां संभावना थीं। उनके मंत्री तंत्र के ज्ञाता उत्तम ऋषि थे। इस संबंध में साहस की उत्तर ऋषि ने आह्वान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये मंत्राचार के बल पर सभी नगरों महाराज, आपके तीर के शिकार से बचा दैत्यों ऋषि की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दैत्यों ऋषि का पुत्र हूँ। मैं मेरे पिता की हत्या कर मुझे मृत विवृत कर दिया, इसलिए आपके ही राजलोक अन्न मांगने आई हूँ। ऋषि कुमार ने कहा।
मुझे वह घटना अच्छी तरह से याद है ऋषि कुमार। मुझे अब तक ऋषि हत्या के पाप से मुक्त नहीं मिले। प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अन्यथा मुझे यह दुखी जीवन परवश सताता रहेगा। ऋषि कुमार, आज वह दिन आ गए जब मैं ऋषि हत्या के पाप का प्रायश्चित करूँगा। तुम अगर चाहो तो बदले में मेरे प्राण ले सकते हो। यह कहते हुए राजा ने अपना धनुष बाण ऋषि कुमार की ओर बढ़ाया। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे आपके खून के प्यासे नहीं है। आपकी जान लेने से क्या मेरे पिताजी का जीवित हो जाएंगे। महाराज, आपके आ जाने से ही तो मेरे पिता की हत्या हुई है। फिर भी आप अगर प्रायश्चित ही करना चाहते थे तो कृपया नगरराज दक्ष को मुक्त करा दीजिए। ऋषि कुमार अतिरक्त ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो ऋषि कुमार? तुम्हारी सहायता पता नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु नगर की नाग के डसने से हुई थी, इसलिए मैं प्रण किया है कि समूल नभोश का नाश कर दूं। राजा ने कहा, महाराज, क्या सम्मुख नागबंध से मिटने के आपके पिता विवश हो जाएंगे। जिस प्रकार आपके तीर से अगर मैं आपको मार दूं तो मेरे पिताजी जीवित नहीं हो सकते, इसी प्रकार आप चाहे तो सभी नागों को नष्ट कर दें, पर आपके पिता पुनः जीवित नहीं हो सकते। महाराज, आप नियमप्रिय, अतः आप क्रोध को त्याग कर नागराज लक्ष्य को मुक्त कर नागों को मेल कर लीजिए। नागराज दक्ष मेरे मामा हैं। अगर आप सचमुच ही प्रायश्चित करना चाहते हैं तो मेरी विनती मान कर नागराज दक्ष को छोड़ दीजिए। ऋषि कुमार ने अनुरोधपूर्वक विनती की, अगर नागराज दक्ष को छोड़ देने से मैं ऋषि हत्या के पाप से मुक्त हो जाता हूँ तो यह प्रायश्चित करने में तैयार हूँ, और मैं नागराज दक्ष को गुप्त करता हूँ। यह कहकर राजा जनमेजय ने नागराज दक्ष को मुक्त करने का आदेश दिया। इसी प्रकार राजा जनमेजय ने एक ऋषि कुमार के बदले उपहार से प्रायश्चित करने, हत्या के पाप से मुक्ति पाने, साथ ही समूल नागवंश भी नष्ट होने से बच गया। सलीम अली, एक 10 वर्ष का बालक भाग कर आया और उसने वृक्ष के नीचे से घायल चिड़ियों को उठा लिया। पक्षी गौरव जैसा लग रहा था, मगर यह देखकर बालक को आश्चर्य हुआ कि उसके गले पर पीला धागा था। दुविधा में पड़कर बालक उस पक्षी को अपने चाचा गुरुच दरबाजी के पास ले गया और पूछा कि यह किसी किस्म का चिड़िया है। उसके चाचा इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वह बालक को बैम्बीचैराली यूनिवर्सिटी के ऑफिस में ले गया। अपोलो स्टेज पर एक बड़े भवन के एक छोटा सा कमरा, लड़के का परिचय W.E. मिलर्ड से सोसाइटी के आवेदन सचिव से कराया गया। मिलर्ड को यह देख
देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय लड़का यह पूछ रहा है कि यह कौन सी चिड़िया है। वह उसे उस कमरे में ले जा रहा और तरह तरह के मारे हुए पक्षियों के शरीर में भूसा भरकर रखा हुआ था। एक के बाद दूसरी दराज खोली गई और तरह तरह की चिड़ियाँ दिखाई गईं। लड़के ने शायद यह कल्पना भी नहीं की थी कि पक्षी भी इतने प्रकार के होते हैं। वह आश्चर्यचकित सा मुँह बाएं देखता रहा। मिलायत ने एक दराज खोली जिसमें तरह तरह की गौरैया रखी थी। सावधानी से देखकर लड़के ने विस्मित होकर कहा, मिलालड, मुझे नहीं पता था कि इतनी तरह के पक्षी होते हैं। मैं इनके बारे में सीखना चाहता हूँ। मिलावट ने मुस्कुराते सिर हिलाकर उन्होंने अब तक पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र के किसी वृक्ष में भी विभीषण उत्सव नहीं देखा था। उसके पश्चात यह बालक पढ़ता हुआ अपने लगा। वह खींचने लगा कि पक्षी को कैसे पहचाना जाता है। मारे पक्षी को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर में कैसे भाग जाता है। इस बालक का नाम था सालिम। मुइज़ अब्दुल आली, जिन्हें सारा संसार असाधारण पक्षी प्रेमी सालिम अली के नाम से जानता है। उसका जन्म 12 नवंबर सन 1896 में हुआ था। अपनी उम्र के 9 दशकों की पहुंचकर भी पक्षियों की उनको रुचि वैसी ही रहती जैसे तब भी जब वह पहला मिलालड से मिले थे। उन्होंने पक्षी के संरक्षण के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए उन्हें पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला है। उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार भी मिले। आश्चर्य की बात है कि सालिम अली के पास किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। यद्यपि उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था मगर बीजगण से डर रहा पढ़ाई छोड़कर भाग खड़े हुए। वह अपने भाई की मुलाफर के मायने की मदद करने बर्मा चले गए, लेकिन यह भी वह असफल रहे। वह बारम में जंगलों में बुलफिश के बदले पक्षियों की खोज करने लगे। घर लौटने पर उन्होंने प्राण शक्ति में एक कोर्स कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की अजायबघर में कर्मनियुक्त हो गए। वह इसका अच्छा प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी गया। एक वर्ष बाद लौटने पर उन्होंने पाया कि उनकी नौकरी चली गई है और वह बेकार हो गया है। पैसे की कमी के कारण उनकी अनुपस्थिति में उनका पद ही समाप्त कर दिया था। सालिम अली
विवाहित थे और उन्हें काम की खातिर ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैश ही कम मिले की उम्मीद थी। उसके बाद उन्होंने अपने मन चाहे काम वारंट बातचीत के लिए अधिक समय नहीं मिल सकता था। सौभाग्य से उनका पत्नी की कुछ ज़मीनें नीचे आई थी, जिसमें उन्हें बहुत सहारा मिला। उन्होंने बादशाह के पास कीमे की एक छोटा सा घर लिया। वह घर पेड़ों के नीचे बनवाया हुआ था। वह बड़ी सख्ती से जब वर्षा ऋतु आई तो सालेम अली के देखते कि घर के पास ही पक्षियों ने एक पेड़ पर अपनी बस्ती बनाई है, और तभी वह पक्षी के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इन पक्षियों का अध्ययन करने का सालेम अली के लिए यह सुनना आवश्यक था। 3-4 महीने तक वे रोज घंटे बैठे बड़े का सालेम अली के लिए यह सुनकर धैर्य से इन पक्षियों को वह कार्यरत देखते रहते हैं। सन 1930 में उन्होंने अपने इस अध्ययन के परिणाम को प्रकाशित किया तो उन्हें पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी में खूब खातिर मिले। जो महीने उन्होंने बना वक्त पक्षी का अध्ययन करते हुए बिताए थे, उससे उन्हें स्वयं परीक्षण को प्रतीक्षा का महत्व समझ आया, और यही भी जान एक की आंखें बंद करके किसी की बात को चेहरे पर कितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने किया हो, कहीं भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह अपनी परीक्षा के परिणामों को बार-बार जांचते और जल्दी किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते थे। इससे उनके विचारों और राय को अधिक ग्राह्य माना जाने लगा, और इसी कारण कई बार उनका गठबंधन वरिष्ठ भी पार्टियों से हुआ। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है रंगीन टेलीग्राफ में दुम के बारे का निकालना। एक प्रसिद्ध परीक्षा वैज्ञानिक ने कहा कि सालेम अली के परीक्षण गलत थे, लेकिन अंततः सालेम अली भी ठीक निकले। उनकी फिन बनाम की खोज में महत्वपूर्ण योगदान है। समझा जाता था कि 100 वर्ष से वह पक्षी लुप्त हो गया था, मगर सालेम अली ने कुमाऊँ की पहाड़ियों में उसे खोजे निकल। अपने बचपन के सालेम अली को भारतीय पक्षी एक अच्छी पुस्तक की कमी बहुत खली थी। जो कुछ पुस्तकें उपहार दी, उनमें चित्र ही नहीं थे, और इनमें केवल उपमा देने वाला व्यक्ति वर्णन है। ऐसी पुस्तकें किसी का परीक्षा के प्रति उत्साह बढ़ाने के स्थान पर उसे बिल्कुल समाप्त कर देती हैं। विशेषकर बच्चे में सन 1941 में उन्होंने यह कमी पूरी करने की कोशिश की और बुक ऑफ रंगीन वर्ड्स लिखी। उसमें पक्षियों का सूचना और सुंदर वर्णन भी था, और प्रत्येक जाति का सुंदर चित्र भी। किसी अजनबी
के लिए भी उस देखकर पक्षी पहचान आसान हो जाता था। सन 1948 में उन्होंने प्रत्येक पक्षी प्रेम एवं विडिलियम के साथ एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना पर काम आरंभ किया। दोनों के 10 खंडों में एक पुस्तक लिखी, हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया। एक पाकिस्तान इस पुरुष की इस उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी पक्षियों के बारे में जानकारी है। उनकी आकृति, उनके पाए जाने की जगह, उनकी प्रत्येक की आदत, प्रवासन, माइग्रेशन और यह भी कि उनके बारे में और क्या जानना बाकी है। गीता का मार्ग। महर्षि परशुराम। हमारा देश महापुरुष का देश माना जाता है। हमारे देश में ही संपूर्ण विश्व में मानवता का संदेश दिया है। समाज और परिवार के लिए ताना बाना बुनने का कार्य भी इन्हीं महापुरुषों की देन है। ऐसे महापुरुषों की भारतवर्ष में लंबी श्रृंखला और महर्षि परशुराम संतुष्ट की ऐसे प्रभावित महापुरुष में अग्रणी माने जाते हैं, जिन्होंने सामाजिक एकता और उदारता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रमुख कार्यों में मानवीय सद्गुण की प्रतिष्ठा के साथ साथ शत्रु के शिक्षण भी गठन भी की जाती है। महर्षि परशुराम को समाज द्वारा ईश्वर का अवतार भी माना जाता है। मानव जीवन में संतुलन एवं अर्थ कार्य की निरंतरता बनाना रखना महापुरुष परशुराम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है। पौराणिक संदेशों के अनुसार महर्षि परशुराम का जन्म त्रेतायुग वैशाख शुक्ल तिथि अक्षय तिथि को हुआ। मान्यता अनुसार इनकी जन्मभूमि वर्तमान मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट जनभाग वर्तमान जाने के इनके पिता जमादागिन और माता रेणुका थी। महर्षि जमादागिन का श्रीमठ मां नर्मदा किनारे महातीर्थों वर्तमान हमेशा में था, जहाँ वे तपस्या करते थे। महर्षि तीतिक्ष इनके पितामह और महर्षि भृगु इनके पितृमह थे। गुरुकुल में जन्म लेने के कारण इन्हें भगवान परशुराम भी कहा जाता है। बचपन में इन्हें राम कहा जाता था। भगवान शिव की शिक्षा प्राप्त करने और शिव द्वारा दिए गए रुद्रावली नामक परुष धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। शत्रु में निर्गुण महर्षि परशुराम ने द्वापर युग में देवता भीम, दुष्टाचारी कर्ण आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी, क्योंकि वे समाज में शास्त्रीय शिक्षा के प्रति पक्षधर थे। साथ ही उन्हें केवल की कलारी पाटुली की उत्तरी शैली
बदाखन कली वर्तमान मार्शल आर्टों के संस्थापक आचार्य के रूप में भी माना जाता है। गुरुकुल में परंपरा विरुद्ध होने वाले युद्ध के अपराजित बनाता रहता है। उनकी शस्त्र ज्ञान समाप्ति बुद्धि उन्हें समाज में न्याय की स्थापना पर लिए सदैव प्रतीक करती रहती है। महर्षि परशुराम सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिणी भारत के समुद्र तटवर्ती निवास एवं उपेक्षित जनसमूहों को संगठित किए। उन्होंने शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलन किया और पुराण प्रतिष्ठा आगमन गुण युग युग यह संदेश देता रहा है कि मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक खुश रक्षण के लिए शत्रु ज्ञान के साथ साथ शत्रु बल की आराधना की आत्मविश्वास है। शर्त यह है कि शत्रु सिद्धि पर शस्त्र ज्ञान और मानवीय विकास का अनुशासन हो। परशुराम इसी शस्त्र की समर्पित शक्ति के प्रतीक हैं और यह उनकी शत्रु सिद्धि को प्रमाणित करता है। राजभोग के प्रति उनका त्याग उनकी समानता शस्त्र ज्ञान का शलभ रक्षक देता है। ऐसे समर्पित व्यवस्था से ही लोकरंजन और लोक रक्षण संभव है। वर्तमान भारत का केरल गोवा और गोरड़ क्षेत्र में महापरशुराम की कर्म भूमि मानी जाती है, क्योंकि महापुरुष परशुराम द्वारा ब्राह्मणों को संपूर्ण भूमि दान कर देने पर उन्होंने अपने स्वभाव में निवास हेतु समुद्र की कुछ भूमि प्रदान करने की योजना की। तब समुद्र ने उन्हें अपना परुष समुद्र जल के फेंकने को कहा। परशुराम द्वारा समुद्र के फेंककर पहुँचाया गए परुष तक की भूमि समुद्र में अपने जल से खाली कर वह भूमि परशुराम को सौंप दी। यही भूमि वर्तमान के केरल प्रदेश के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार परशुराम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में भी उनके वारस द्वारा निर्मित कुंड का उल्लेख मिलता है। प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। महापुरुष परशुराम धरती पर वैदिक संस्कृति का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उनके द्वारा भारतवर्ष में अनेक गाँव बसाए गए। वे सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे तथा सदैव बड़े का सम्मान करते थे। उनका भाव यह था कि शिष्य अपने पितरों सौंदर्य अर्थों पशु पक्षियों वृक्षों फल फूल आदि के अच्छाई दिल हो। महापुरुष परशुराम के विष्णु के छठवें अवतार के रूप में भी मान्यता है। रामायण महाभारत श्रीमद्भागवत आदि पुराण धर्म ग्रंथों में उनकी यही छवि अंकित सामान्य बताएं कि समय जनकपुरी के शीत स्वभाव के अवसर पर बहुत शिव
धनुष भाग की जानकारी प्राप्त होने पर महापरशुराम वहां पहुंचकर अपना आक्रोश प्रकट किया, क्योंकि यह उनके गुरुजी का धनुष था। इस प्रसंग में परशुराम का श्री राम से वृद्ध लक्ष्मण के संवाद भी हुआ। परशुराम ने श्री राम को देखकर यह सोचा कि यह आवश्यक ही कोई पूर्व अवतारी पुरुष माना धनुष जो विष्णु का धनुष था, उसे श्री राम के हाथों में देखकर उसे पर प्रतिष्ठा चढ़ाने को कहा। राम ने प्रतिष्ठा स्वीकार कर धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ा दी, जिसमें महापुरुष परशुराम का संदेह दूर हो गया। अब उन्हें यह विश्वास हो गया कि राम के अवतरित होने से यह पृथ्वी और संपूर्ण समाज सुरक्षित रह सकती है। मित्रता की डोर मजबूत हुई। सलीन अपने पिता